हेलो दोस्तों, हिंदी क्राइम पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। अगर आपको सस्पेंस और मिस्ट्री वाली स्टोरीज पसंद हैं, तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज की कहानी एक ऐसे मास्टरमाइंड की है जिसके बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। साल था 2008। क्रिस स्मिथ एक 28 साल का लड़का लीड जनरेशन के बिजनेस का एक उभरता सितारा था। अब ये लीड जनरेशन क्या है? सिंपल भाषा में आप अजीबोगरीब एड्स बनाते हो, जैसे क्रेडिट कार्ड का डेट कम करें या होम लोन सस्ते में पाएं। इन एड्स में एक टोल फ्री नंबर होता है। जो लोग कॉल करते हैं उनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आप दूसरी कंपनीज को बेच देते हो। क्रिस इस काम में माहिर था। उसके बनाए एड्स पे लोग कॉल करते ही करते थे। उसकी इसी टैलेंट ने एक और ऊपर उठते हुए बिजनेसमैन का ध्यान खींचा, जिसका नाम था एड शिन। एड सदर्न कैलिफोर्निया की एक कंपनी LG टेक में काम करता था। उसने क्रिस को देखा, उसके काम को परखा और फौरन उसे अपनी टीम में एज अ कंसल्टेंट हायर कर लिया। और बस यहीं से शुरू हुई दो दोस्तों की एक ऐसी कहानी जिसका अंजाम किसी ने सोचा भी नहीं था। तो जैसा मैंने बताया, एड ने क्रिस को हायर कर लिया। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। क्रिस एकदम सर्फर ब्रो टाइप का था। टी शर्ट, फ्लिप फ्लॉप्स, कॉलेज कभी गया नहीं, एकदम बिंदास। वहीं दूसरी तरफ एड था, एकदम शार्पली ड्रेस्ड, कॉलेज एजुकेटेड, 3 बच्चों का बाप और हर संडे चर्च जाने वाला फैमिली मैन। जमीन आसमान का फर्क था दोनों में, लेकिन एक चीज कॉमन थी, दोनों को अमीर बनने का जुनून था, फैब्युलसली वेल्दी। LG टेक में साथ काम करते हुए उन्होंने खूब पैसा कमाया, बट उन्हें रियलाइज हुआ कि अगर वो अपनी कंपनी खोलें तो इससे कहीं ज्यादा कमा सकते हैं। सोच लिया तो कर दिया। 2009 के शुरू में उन्होंने LG टेक छोड़कर अपनी कंपनी खोली, 800 एक्सचेंज। और भाई, कंपनी ने तो आते ही कमाल कर दिया। मिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू, जिसमें से 80% सीधा प्रॉफिट था। पैसा आने लगा तो लाइफ भी बदलने लगी। क्रिस ने अपने लिए एक नई रेंज रोवर खरीदी, लगूना बीच में एक आलीशान कॉन्डो लिया और उसे एरिका नाम की एक ब्यूटीफुल बैले डांसर से प्यार हो गया। लाइफ सेट लग रही थी। लेकिन एड अपने पैसों का क्या कर रहा था, ये सुनकर आपको झटका लगेगा। तो क्रिस की लाइफ तो एकदम ट्रैक पर थी, लेकिन एड बाहर से जितना शरीफ फैमिली मैन दिखता था, अंदर से उतना ही अलग था। वो अपना सारा पैसा लास वेगस में पार्टी और गैम्बलिंग में उड़ा रहा था। जब वो LG टेक में था, तब भी बिजनेस के बहाने वेगस जाता रहता था और वहीं उसे जुए की लत लग गई थी। अब जब 800 एक्सचेंज से पैसों की बारिश होने लगी, तो उसकी ये लत 10 गुना बढ़ गई। वो कंट्रोल से बाहर हो गया था। आप यकीन नहीं करेंगे, एड वेगस में इतना पैसा खर्च कर रहा था कि कभी-कभी 1 घंटे में $1,00,000 तक उड़ा देता था। एक बड़े कसीनो वाले तो उसे अपने प्राइवेट जेट में वेगस बुलाते थे और अपने सबसे महंगे स्वीट में फ्री में ठहराते थे। इतना बड़ा जुआरी बन गया था वो। क्रिस को एड की ये सादत के बारे में कितना पता था, ये क्लियर नहीं है, क्योंकि वो एड के साथ वेगस जाता ही नहीं था। दोनों अपनी अपनी अलग दुनिया में जी रहे थे। सब कुछ आलीशान चल रहा था, अक्टूबर 2009 तक। उसी साल अक्टूबर में एड पर एम्बेजलमेंट यानी गबन का चार्ज लगा। उनकी पुरानी कंपनी LG टेक ने इल्जाम लगाया कि एड ने उनके बिजनेस से लगभग $2.5 मिलियन चुराए हैं अपनी वेगस की अय्याशियों के लिए। और बस यहीं से कहानी ने एक खतरनाक मोड़ ले लिया। जब एड पर गबन का केस हुआ तो उसने क्रिस को बोला, भाई ये सब झूठ है। लेकिन क्रिस हिल चुका था। उसके दिमाग में टेंशन आ गई कि अगर एड पुरानी कंपनी से पैसा चुरा सकता है तो वो 800 एक्सचेंज से भी चुरा सकता है। अपने आप को बचाने के लिए क्रिस ने फौरन एक लॉयर हायर कर लिया। अगले कुछ महीने दोनों ने बिजनेस चलाने की कोशिश की, लेकिन ट्रस्ट यानी विश्वास पूरी तरह से खत्म हो चुका था। मई 2010 में एड को एम्बेजलमेंट का दोषी पाया गया। उसे जेल जाना पड़ सकता था। जेल से बचने के लिए उसने एक डील की। उसे LG टेक को $8,00,000 लौटाने होंगे, पर प्रॉब्लम ये थी कि एड के पास इतने पैसे थे ही नहीं। ये पैसे देने का एक ही तरीका था, 800 एक्सचेंज के कंपनी अकाउंट से। लेकिन इसके लिए उसे क्रिस के साइन चाहिए थे, क्योंकि क्रिस बिजनेस में 50% का पार्टनर था। जब एड ने क्रिस से साइन मांगे तो क्रिस ने साफ मना कर दिया, नहीं, मुझे डर है कि तू मेरे साथ भी धोखा करेगा।
लेकिन कुछ हफ्ते अपने लॉयर से बात करने के बाद क्रिस ने एड को बोला कि वो मिलने और कोई समझौता करने के लिए तैयार है, और 4 जून 2010 को दोनों 800 एक्सचेंज के ऑफिस में मिले। एक ऐसी मीटिंग जिसके बाद क्रिस स्मिथ कभी नहीं दिखा। तो 4 जून को ऑफिस में क्या हुआ? क्रिस ने डिसाइड किया कि झगड़ा खत्म करते हैं। उसने अपना 50% हिस्सा एड को $1 मिलियन में बेचने का फैसला किया। डील फाइनल हो गई। एड अब बिजनेस का अकेला मालिक था और अपने हिसाब से कंपनी के पैसे यूज कर सकता था। इतनी टेंशन के बावजूद क्रिस को लगा कि ये उसके लिए एक जीत है। उसके अकाउंट में $1 मिलियन आने वाले थे और वो एड के झंझट से आजाद हो गया था। अब वो सेलिब्रेट करना चाहता था। मीटिंग के कुछ दिन बाद क्रिस ने अपनी फैमिली को एक ईमेल भेजा। उसने लिखा कि वो साउथ अमेरिका जा रहा है 3 हफ्ते की वेकेशन पर। पूरा टाइम बस सर्फिंग करेगा। इसके लिए उसने एक 45 फुट की प्राइवेट यॉट बुक की है, एक कैप्टन और एक कुक भी हायर किया है। मतलब एकदम ड्रीम वेकेशन। ईमेल में उसने ये भी बताया कि उसका अपनी गर्लफ्रेंड एरिका से ब्रेकअप हो गया है। लेकिन चिंता की बात नहीं, उसकी एक नई गर्लफ्रेंड है टिफनी, जो एक फॉर्मर प्लेबॉय प्लेमेट है और वो उसके साथ इस ट्रिप पर जा रही है। फैमिली को एरिका के बारे में सुनकर झटका लगा। उन्हें लगा था कि क्रिस और एरिका शादी करेंगे, लेकिन ट्रिप वाली बात अजीब नहीं लगी। क्रिस हमेशा से कहता था कि जब वो अमीर बन जाएगा तो बस पैसिफिक ओशन में सर्फिंग करने निकल जाएगा, दुनिया से दूर, शांति से। अब उसके पास मौका था। फैमिली ने कहा, हैव फन, स्टे सेफ, वापस आकर मिलना। फैमिली ने क्रिस को आशीर्वाद देकर विदा किया, पर हुआ क्या? 3 हफ्ते बीत गए, लेकिन क्रिस अपने कॉन्डो वापस नहीं लौटा, बल्कि उसने अपनी फैमिली को एक और ईमेल भेजा। उसने लिखा कि वो इतना ऑसम टाइम बिता रहा है कि उसने घर न आने का फैसला किया है। उसने लिखा कि ये उसकी लाइफ की बेस्ट ट्रिप है और वो अब बस पूरी दुनिया घूमेगा, सेलिंग करता रहेगा, सोसाइटी से दूर। फिर से फैमिली ने सोचा, चलो ठीक है, वो खुश हैं। उन्होंने कहा, ओके, अपना ध्यान रखना, जब मिलना हो तब मिलेंगे। लेकिन अगले कुछ हफ्तों और महीनों में क्रिस के ईमेल्स का टोन अचानक से बहुत डार्क हो गया। वो डिप्रेस्ड लगने लगा। उसने ड्रग्स लेने की तरफ इशारा किया और फिर एक पॉइंट पर तो उसने ऐसी बातें लिखी जिसका मतलब था कि वो खुद को नुकसान पहुंचा सकता है, मतलब सुइसाइड। उसके पेरेंट्स बहुत परेशान हो गए। उन्होंने उसे कहा कि वो घर वापस आ जाए या फिर वो लोग कहीं आकर उससे मिल लेते हैं। लेकिन जब भी वो ऐसा कहते, क्रिस अचानक से ईमेल का टोन बदल देता, एकदम खुश हो जाता और कहता, अरे नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, बस थोड़ा अकेले टाइम चाहिए। ये अजीब बिहेवियर सबको कंफ्यूज कर रहा था, पर फिर एक उम्मीद की किरण जगी। तो क्रिस के अजीब ईमेल्स के बीच आखिरकार दिसंबर 2010 में, यानी उसके वेकेशन पर जाने के 6 महीने बाद, उसने अपने भाई पॉल को ईमेल किया। उसने पॉल से पूछा कि क्या वो अगले साल फरवरी में उसके साथ कोस्टा रिका में सर्फिंग करने आएगा। पॉल बहुत खुश हुआ और उसने फौरन हाँ कर दी। बाकी फैमिली ने भी चैन की सांस ली। चलो, कम से कम अब फैमिली का कोई मेंबर क्रिस से मिलेगा तो उसकी हालत का पता तो चलेगा। सब कुछ ठीक लग रहा था। इस ईमेल एक्सचेंज के अचानक बाद क्रिस ने फैमिली को बताया कि वो कॉन्गो जा रहा है। वहां वो एक ट्रेडर को सोने के सिक्के, गोल्ड कॉइन्स बेचने जा रहा है, जो उसे 30% ज्यादा दाम दे रहा था। क्रिस इस डील को लेकर बहुत एक्साइटेड था और इस ईमेल के बाद अचानक खामोशी छा गई। कोई ईमेल नहीं आया। फैमिली परेशान हो गई। उन्हें लगा कहीं उस गोल्ड बायर ने क्रिस को किडनैप तो नहीं कर लिया या मार तो नहीं दिया। लेकिन क्रिस पहले भी लंबा लंबा गैप ले रहा था ईमेल्स के बीच, तो उन्होंने सोचा, चलो अभी पॉल की कोस्टा रिका ट्रिप आने ही वाली है, कुछ भी ड्रास्टिक करने से पहले पॉल के मिलने तक का इंतजार कर लेते हैं, शायद सब आकर ठीक हो जाए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। फरवरी 2011 आ गया। पॉल का कोस्टा रिका जाने का टाइम हो गया था। फ्लाइट से पहले पॉल ने सोचा कि चलो होटल में कॉल करके रिजर्वेशन कंफर्म कर लेता हूं, जो क्रिस ने सपोजिडली बनाई थी। उसने होटल में कॉल किया। होटल वालों ने कहा, क्रिस स्मिथ, हमने ये नाम कभी नहीं सुना, इस नाम से यहां कोई रिजर्वेशन नहीं है। पॉल का दिमाग खराब हो गया। उसने क्रिस से कांटेक्ट करने की कोशिश की, पर कोई जवाब नहीं। पॉल ने अपनी फैमिली को बताया और सबने मिलकर डिसाइड किया कि पॉल का कोस्टा रिका जाना बेकार है, क्योंकि क्रिस वहां है ही नहीं।
अब पानी सर से ऊपर जा चुका था। फैमिली ने स्टेट डिपार्टमेंट से कांटेक्ट किया और उनसे अपने बेटे को ढूंढने में मदद मांगी, और स्टेट डिपार्टमेंट ने चेक करके जो बताया उससे सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा, क्रिस स्मिथ का पासपोर्ट तो कभी यूनाइटेड स्टेट्स से बाहर गया ही नहीं। फैमिली ने कहा, यह इम्पॉसिबल है, वो तो पिछले 1 साल से पूरी दुनिया में सेलिंग कर रहा है। लेकिन रिकॉर्ड्स झूठ नहीं बोलते। क्रिस के डैड, जो पहले एक कॉप थे, सीधा कैलिफोर्निया गए उस इंसान से मिलने जो क्रिस से आखिरी बार मिला था, एड शिन। जब उन्होंने एड से पूछा तो एड ने कहा, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। हाँ, लेकिन उसके पास एक फेक पासपोर्ट था, शायद इसीलिए उसका रिकॉर्ड नहीं मिल रहा। ये अजीब सी बात सुनकर क्रिस के डैड को कुछ समझ नहीं आया और उन्होंने पुलिस में मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट लिखवा दी। तो क्रिस के दाद ने पुलिस में रिपोर्ट फाइल कर दी। पुलिस ने एड को पूछताछ के लिए बुलाया। एड ने वही कहानी दोहराई, मुझे नहीं पता क्रिस कहाँ है, उसके पास एक फेक पासपोर्ट था। उसने ये भी ऐड किया कि उनकी दोस्ती अच्छे नोट पर खत्म नहीं हुई थी, एंड में काफी झगड़े हो रहे थे, इसीलिए क्रिस के जाने के बाद उसने एड से कांटेक्ट नहीं किया। एड पुलिस के साथ काफी कोऑपरेटिव था और उसके पास कोई सॉलिड इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो पुलिस ने उसे जाने दिया। पुलिस के हाथ कोई क्लू ही नहीं लग रहा था, केस में डेड एंड आते जा रहे थे। जब ये सब चल रहा था तो 800 एक्सचेंज की पुरानी ऑफिस बिल्डिंग का प्रॉपर्टी मैनेजर बहुत फ्रस्ट्रेटेड था। क्रिस के जाने के अचानक बाद एड ने ऑफिस दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट कर लिया था और पुराने ऑफिस का आखिरी $40,000 का रेंट नहीं दिया था। मैनेजर बार बार एड को कॉल कर रहा था, लेकिन एड उसे पूरी तरह इग्नोर कर रहा था। एक दिन वो मैनेजर बिल्डिंग के एक दूसरे टेनेंट से एड की शिकायत कर रहा था। वो टेनेंट, जिसका नाम जो डुलू था, इत्तेफाक से एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर निकला। मैनेजर ने उसे बताया कि एड ना सिर्फ पैसे नहीं दे रहा, बल्कि पुलिस उससे उसके गायब बिजनेस पार्टनर के बारे में पूछताछ भी कर चुकी है। जो डुलू के कान खड़े हो गए। उसने मैनेजर से कहा, ये एड तो काफी शेडी लगता है, क्या मैं एक बार उनके पुराने खाली ऑफिस में झांक सकता हूँ, क्या पता कुछ मिल जाए। मैनेजर को जो डुलू की बात सही लगी। उसने कहा, ठीक है, देख लो। उसने 800 एक्सचेंज के पुराने ऑफिस का दरवाजा खोला। जो ने जैसे ही अंदर कदम रखा, उसकी नजर सीधे क्रिस के पुराने ऑफिस के दरवाजे के चौखट पर गई। वहां खून के छींटे थे, ब्लड स्पैटर। फिर उसने ऊपर देखा, सीलिंग पर भी खून के निशान थे, दीवारों पर भी। जो ने फौरन पुलिस को कॉल किया। पुलिस आई और उन्होंने क्रिस के पूरे ऑफिस में ल्यूमिनॉल स्प्रे किया। ल्यूमिनॉल एक ऐसा केमिकल है जो अंधेरे में वहां चमकता है जहां खून गिरा हो, भले ही उसे साफ कर दिया गया हो। और जैसे ही लाइट्स बंद करके स्प्रे किया गया, पूरा ऑफिस नीले रंग की रोशनी से जगमगा उठा। हर तरफ खून था। अब सच्चाई सामने आ रही थी। 4 जून 2010 को क्रिस ने अपना बिजनेस एड को बेचा नहीं था। वो उस दिन ऑफिस जरूर गया था समझौता करने, लेकिन जैसे ही वो अंदर घुसा, एड ने एक चाकू या किसी भारी चीज से उस पर हमला करके उसे मार डाला। उसके बाद एड ने या उसके किसी साथी ने क्रिस की बॉडी को कहीं ठिकाने लगा दिया और फिर उसने क्रिस के सारे पैसे चुरा लिए, अपने सारे कर्ज चुकाए और लगभग 1 साल तक क्रिस के ईमेल अकाउंट को हाईजैक करके उसकी फैमिली को धोखा देता रहा। वो वेकेशन, वो नई गर्लफ्रेंड, वो डिप्रेशन, सब एक झूठ था, एक बेहद सोची समझी मक्कार साजिश। क्रिस कभी किसी बोट ट्रिप पर गया ही नहीं। उसका एरिका से कभी ब्रेकअप नहीं हुआ, ना ही उसकी कोई प्लेबॉय मॉडल गर्लफ्रेंड थी। उसे तो बस उसके अपने बिजनेस पार्टनर ने उसके ही ऑफिस में मार दिया था। और एड ने ये सारी झूठी कहानी इसलिए रची ताकि उसकी फैमिली को लगे कि क्रिस अनस्टेबल हो गया है। या तो उसने खुद अपनी जान ले ली या फिर वो कॉन्गो में किसी हादसे का शिकार हो गया। एड बस उनके दिमाग में एक डाउट डालना चाहता था ताकि किसी को उस पर शक न हो। लेकिन जुर्म ज्यादा दिन नहीं छुपता। 2018 में एड शिन का सारा भांडा फूट गया। जूरी ने उसे क्रिस के मर्डर का दोषी पाया और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई, बिना पैरोल की गुंजाइश के। यानी वो अपनी बाकी की जिंदगी जेल में ही सड़ेगा। आज तक एड शिन यही कहता है कि वो बेगुनाह है और आज तक उसने ये भी नहीं बताया है कि उसने क्रिस की बॉडी कहाँ छुपाई है। क्रिस की फैमिली आज भी उसके अंतिम संस्कार का इंतजार कर रही है। एक दोस्ती जो पैसों के जुनून से शुरू हुई, उसका अंजाम इतना भयानक हुआ। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। होप आपको पसंद आई होगी।
ऐसे ही और किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।